चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने, लेकिन जितना अहम यह है कि अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्यों में किन चरणों में, कितने चरणों में चुनाव होंगे, उतना ही अहम कोरोना के इस संकट काल में किस तरीके से चुनाव कराने की, चुनावी रैलियों की, लोगों तक पहुंचने की तस्वीर नेताओं और पार्टियों के लिए बदली गई है, उसका भी इस चुनाव में बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार जुड़ गई हैं। नाविका जी, बहुत स्वागत आपका भी। और आप यूपी का एनालिसिस करें, डेटा बताएं। उससे पहले अपने अनुभव से ये बताएं कि ये जो वर्चुअल रैलीज होंगी और नेताओं को घर घर जाना होगा, ये कमोबेश हमारी पाठशाला जैसा नहीं होगा कि जिसने पढ़ाई की है वही पास होगा। ये कुंजी से पढ़ने वालों का काम नहीं चलेगा इस बार। सुशांत जी, मैंने तो कम से कम कभी कुंजी का इस्तेमाल नहीं किया पढ़ाई के लिए, हमेशा पूरी किताब ही पढ़ी, हर प्रश्न को किया। हाँ, कुछ कड़े परीक्षाओं के सामना हमने किया है, तो मुझे नहीं पता कि कुंजी से पढ़ने वाले कैसे पढ़ते हैं। आप साथ हैं तो मजाक करने का मेरा हक बनता है, दिल पे मत लीजिएगा। लेकिन मेरा कहना है कि ये परीक्षा है और इस बार नई परीक्षा होगी, नई तरीके से परीक्षा होगी। और आज आप बता रहे थे पंजाब का सूरत हाल, मैं बताऊंगी उत्तर प्रदेश का सूरत हाल। और दर्शकों से मेरा नमस्कार, प्रणाम और मैं आपको सत श्री अकाल भी कह सकती हूं। मैं नाविका कुमार हूं। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव उत्तर प्रदेश में 7 फेज में होगा। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 1 फेज में, मणिपुर में 2 फेज में होगा। 10 मार्च तक चुनाव खत्म हो जाएंगे और 10 मार्च को याद रखिएगा, सुशांत और मैं आपके साथ रहेंगे दर्शकों, और सुशांत और मैं आपको बताएंगे कि किस तरह चुनाव का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। वो जो कहते हैं लैपटॉप से हम पूरे उत्तर प्रदेश को सशक्त कर देंगे, आज कह रहे हैं वर्चुअल रैली जो है वो फेल हो जाएगी क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। तो सुशांत जी, अभी से नोकझोंक शुरू हो चुकी है, लेकिन 10 मार्च को इस नोकझोंक का रिजल्ट क्या होगा, ये नतीजे क्या होंगे, ये 10 मार्च को हम बताएंगे। और आज से लेकर 10 मार्च तक हमारा हैशटैग वही रहेगा, हैशटैग मार्च 10th विद टाइम्स नाउ नव भारत, TN नव भारत। और ये हैशटैग पर आप अपने विशेष सवाल, विशेष आपके अपने जो आपने नोटिस किया होगा अपने राज्यों में, इन सब को हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा अपनी ओपिनियंस के साथ। और आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात मैं बताना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में 7 फेज में जब ये चुनाव होगा, 10 फरवरी से शुरू होगा। 10 फरवरी के बाद अगला 14 फरवरी को, तीसरा फेज 20 फरवरी को, फिर 23 फरवरी को, फिर 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को, और 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो ये थे 7 फेज उत्तर प्रदेश में चुनावों के। और आप देखेंगे हर 4 दिन में चुनाव हो रहे हैं लगभग, और अभी से बयानबाजी शुरू हो गई है। और इस दौरान फेज में जो किस सीट पर वोटिंग होगी उसका डेटा आज आप स्क्रीन के निचले भाग पर देख सकते हैं। 10 फरवरी को कौन से शहर, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव होने वाला है। और हम एक उत्तर प्रदेश का आपको मैप भी दिखा दें जिसमें फेज वाइज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक किस तरह चुनाव के फेजेस तय किए गए हैं। और ये 7 फेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे। दर्शकों, ये तो आपको फेज वाइज मैंने समझा दिया कि कहां कब वोटिंग होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग में इस बार कौन जीतेगा। टाइम्स नाउ नव भारत और वीटो इनसाइट के साथ एक पोल किया था। ये हमारा ट्रैकर चल रहा है। हमने जब लॉन्च किया था SD का 1 जनवरी को, तो मैंने आपको ये ट्रैकर पर हमारे क्या नतीजे आए थे तब दिखाए थे। आज बस वही नतीजे थोड़े से आपको दिखाना चाह रही हूं। नतीजे बदल सकते हैं और हम बड़ा
ओपिनियन पोल लेकर सोमवार शाम को 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपके सामने लाएंगे। लेकिन पिछली बार के हमने जो नतीजे देखे थे, तो एंड ऑफ दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर तक का पूरा माहौल बता रहे थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी कम से कम आगे नजर आ रही थी और अखिलेश यादव की पार्टी करीब 150 सीटों पर नजर आ रही थी। बीएसपी भी थी। हमारे पोल के रिजल्ट में क्या आया वो बारी बारी से आपको मैं दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता आदर्श हमारे साथ हैं। आदर्श, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऑलरेडी अखिलेश जी का और योगी जी का पहला रिएक्शन आ भी चुका है और दोनों तरफ से तैयारी पूरी बताई जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक तरफ कहा है कि उनकी साइकिल आ रही है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में कब्जा होने वाला है 10 मार्च को, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं ये वर्चुअल रैली उन्हें कोई खास उतर नहीं रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं से आपकी कोई बातचीत हुई? क्या वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे इस समस्या को लेकर, क्योंकि उन्हें ये समस्या लगती है, लेकिन कम से कम देश में बाकी लोग जो कोविड से ग्रस्त हैं वो समझते हैं कि ये चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है ये बहुत अच्छा कदम है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पार्टी ऑफिस में मौजूद हूं और हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने उनके जो समर्थक पार्टी हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उनके साथ बात करने की कोशिश की। तो उनका ये कहना था कि हम वर्चुअल रैली के तौर पर ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग कोई ऐसी व्यवस्था करे जिसमें सभी पार्टियों को समान तरीके से थोड़ा थोड़ा समय मिले और उसमें कोई भी पार्टी, चाहे वो आर्थिक रूप से सक्षम हो या ना हो, उन सभी पार्टियों को थोड़ा थोड़ा समय दिया गया, जिससे इसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग ले और तो छोटी पार्टियां हैं उनको बड़ी पार्टियों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो उस तौर पर सक्षम नहीं है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो छोटी पार्टियां हैं, और हम समाजवादी पार्टी के समर्थक दल की बात करें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, तो वो भी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं तरीके से जो चुनाव आयोग वर्चुअल रैली की बात कर रहा है उसमें चुनाव आयोग की तरफ से ही इंटरफेयर किया जाना चाहिए। ऐसे में बड़ी पार्टियों के पास निश्चित तौर पर संसाधन ज़्यादा हैं, ज़्यादा पैसे और ज़्यादा संसाधन ज़्यादा लोगों के साथ वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। चूंकि 15 जनवरी तक कहा जा रहा है कि कोई भी फिजिकल रैली नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल रैली की जाएगी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिस तरीके से वर्चुअल रैली की बात कही जा रही है उसमें एक ही कंसर्न सभी छोटी पार्टियों का है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ले। धन्यवाद आदर्श जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कहीं आपको अखिलेश यादव का अगर इंटरव्यू मिले तो जरूर हमें बताइएगा। लेकिन इस वक्त पहले चलते हैं कि बाकी चुनाव के खेल में जो पार्टियां उतर गई हैं उनका सबका दावा है कि वो जीत कर आएंगे। हम आपको सुनवाते हैं यूपी के मुख्यमंत्री और आने वाले चुनाव में सीएम पद के चेहरा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक ट्रेंड का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है। आपने सुना अखिलेश यादव को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब आपको उस सर्वे पर ले चलते हैं जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि यूपी में जनता का मूड क्या है। कम से कम 10 दिन पहले क्या था।
सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 3 रीजन हैं और उनका हाल है, जहां पर हम ये इस वक्त ग्राफिक्स आपके लिए चलाने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब तैयार हैं तो रुकावट किस बात की है, रुकावट क्या है और दर्द क्या है और मुद्दे क्या हैं, इनका ब्यौरा लेंगे हम आज हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं जाऊंगी बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। शांतनु गुप्ता ऑथर भी हैं और इन्होंने यूपी के प्रोजेक्ट्स पर बहुत विश्लेषण किया है, बहुत नजदीकी से इन्हें पढ़ा है, किताबें भी लिखी हैं। शांतनु गुप्ता जी भी आज हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब तैयार है कि अगले 4 हफ्तों में 10 फरवरी को चुनाव शुरू होंगे, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे और 4 हफ्तों में यह तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का ताज किसके सर होगा। लेकिन ये जो वर्चुअल रैलीज अनाउंस कर दी हैं और फिजिकल रैलीज बंद कर दी हैं, ये ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, क्योंकि जितनी फिजिकल रैलीज आप लोगों को करनी थी, नजदीक एक दूसरे के आना था, वो तो आप आ चुके अब तक, और अब ये वर्चुअल रैलीज पे उतरना पड़ेगा। तो शहजाद पूनावाला, ये पुरानी राजनीति नई राजनीति बनेगी कैसे और क्या वर्चुअल चुनाव क्या हो सकते हैं, वर्चुअल रैलीज क्या हो सकती हैं या पार्टियों में कुछ इसको लेकर संदेह है? देखिए, सबसे पहले नाविका जी, आपके शो के माध्यम से मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके चुनाव के तारीखों की घोषणा उन्होंने की है उसका स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आज से चुनावों का जो महापर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, वो शुरू हो रहा है। परंतु ये पर्व शुरू हुआ नहीं, आधे घंटे के भीतर आज अखिलेश यादव जी ने हार का प्रमाण दे दिया। किस प्रकार से उन्होंने आकर कह दिया कि वर्चुअल रैलीज हमसे ना हो पाएगी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब देखिए कितनी विडंबना की बात है, जो लैपटॉप करते रहे वो कह रहे वर्चुअल रैली हमसे हो ना पाएगा। अरे आपके इत्र वाले मित्र तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन निकल रहा है कवाट से और सभी जगहों से, हो सकता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए आपको। परंतु सीरियस बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, वर्चुअल रैली बहाना है, हार से बबुआ को बचाना है, इसलिए बहाना अभी बनाना है। अखिलेश यादव जी के बहाने तो आपको याद होंगे नाविका जी, पहले के चुनाव में ईवीएम पर बहाना, इलेक्शन कमीशन पर बहाना, फिर वोटर पर ही बहाना कि वोटर ने हमारा साथ नहीं दिया, अब वर्चुअल रैली पर बहाना। देखिए, जिस प्रकार से भी इलेक्शन कमीशन सुझाता है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी विनम्रता से, और हम लोग आज नहीं, हमारी तैयारी कोविड काल में भी, चाहे वो फिजिकली जमीन पर उतरकर सेवा करने की हो या कोविड काल में वर्चुअली हजार लोगों से कनेक्ट करने की हो, हमारी तैयारी पहले से रही है। और ये समाजवादी पार्टी जो कहती है हमारे पास संसाधन नहीं, समाजवादी पार्टी रीजनल पार्टीज में से सबसे रिचेस्ट पार्टी है। सत्ता का भोग इन्होंने कितनी बार लिया है और सत्ता में रहते हुए कितने स्कैम किए, हजारों करोड़ रुपए आज निकल रहे हैं सारे जो ब्लैक मनी नाम पर। तो ये कहना कि हमारे पास संसाधन नहीं है, ये नहीं है। इनके पास जनता का साथ नहीं है, चाहे वर्चुअली चाहे रियलिटी में। और इसीलिए अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है, इसलिए बहाना उनका शुरू हो चुका है। मैं पूछना चाहती हूं डॉक्टर अजीज खान आपसे, ये तो पहले ही दिन अभी चुनाव का बिगुल बजा है और शायद उसकी आवाज अभी कान से गई भी नहीं और तर्क वितर्क शुरू हो गए हैं, आरोप प्रति आरोप शुरू हो गए हैं। तो अजीज खान साहब, वर्चुअल रैली में दिक्कत क्या है? क्योंकि आपने देखा है कि कोविड का संक्रमण किस तरह बढ़ रहा है और अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो यह बढ़ेगा और आम आदमी की चिंता है। और आप लोग सब कहते हैं, हर राजनीतिक दल कहता है कि हम आम आदमी की चिंता करते हैं। तो अगर आप आम आदमी की चिंता करते हैं तो आप वर्चुअल रैली को सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? और क्या वर्चुअल रैली के अलावा कोई ऑप्शन है, कोई दूसरा विकल्प है क्या? क्योंकि संक्रमण जो कोविड का है, बदलते जमाने के साथ बदलने का नाम ही राजनीति होता है शायद। तो पहले से समाजवादी पार्टी इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रही है वर्चुअल रैलीज को लेकर? देखिए नाविका जी, मैं शहजाद को सुन रहा था और आपकी बात को भी मैंने सुना, लेकिन सबसे पहले तो आज चूंकि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व होता है
वो मुझे लग रहा है स्टार्ट हो गया है। और वाकई में मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो पिंजड़े में कैद थे वो आजाद हो रहे हैं। जो दुश्वारियां थी वो दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। लोग बड़ी उम्मीद के साथ नजर गड़ाए देख रहे थे कि साहब कब ये सरकार जाए और कोई दूसरी सरकार आए। चुनाव का इंतजार बड़ी बेसब्री से लोग कर रहे थे और वो डेट आज अनाउंस हो गया। वाकई में जो अनाउंस हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने जो नॉर्म्स रखे हैं वो उसमें देखिए, उसमें मेरा कोई सवाल या निशान खड़ा करने का मंशा नहीं है। मंशा है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो ये चुनाव होता है ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो निष्पक्ष तौर पे होना चाहिए। निष्पक्ष कैसे होगा? एक शख्स ने शासन सत्ता में रहते हुए एक काफी पैसा इकट्ठा किया और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल किया। आईटी सेल का एक बड़ा हब तैयार कर दिया। दूसरी पार्टियां हैं जिसके पास पैसे नहीं है, ताकत नहीं है, सत्ता नहीं है, आखिर इनके मुकाबले अगर लड़ रही है तो इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चूंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हेट स्पीचेज इनके हैं, जिस तरीके से कम्युनल स्पीचेज हैं, वीडियोज हैं, उसके माध्यम से ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन से मैं मांग करूंगा कि जितने भी इनके लोड हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कम्युनल स्पीचेज, वीडियोज, वो पहले इमीडिएट वहां से किया जाए। क्योंकि ये माहिर है इस मामले में, इवेंट बनाने में, और खासतौर से इनका आईटी सेल मास्टर है झूठ फैलाने में। ये झूठे लोग हैं और झूठ इस कदर फैलाते हैं कि लोगों को गुमराह करते रातों रात ये पता नहीं क्या क्या कर दे। एक बात आपने कहा था, आईटी सेल आपको लगता है सिर्फ गुमराह करता है? मुझे तो लगा था कि हर इंसान, हर नागरिक के हाथ में जब टेलीफोन होता है तो उससे भी डिजिटल चल सकता है कैंपेन। अब आपने एक नई परिभाषा बता दी कि आईटी सेल स्कैम का सेल होता है, तो हर राजनीतिक पार्टी में ये स्कैम का सेल तो है। आपके यहाँ भी है, बीजेपी में भी है और बीएसपी में भी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का है, कांग्रेस में भी है। तो मैं पूछना चाहती हूँ सुधींद्र भदौरिया जी से। भदौरिया जी नमस्कार। और इस लोकतंत्र के पर्व की जो घोषणा हो गई है, इस पर मैं आपको और सारी राजनीतिक दलों को बहुत बहुत बधाई भी दे रही हूं और बहुत बहुत बेस्ट विशेस दे रही हूं, क्योंकि अब चुनाव के मैदान में सबको उतरना पड़ेगा। अब तो बहाने ढूंढने का वक्त चला गया ना भदौरिया जी? तो आपको नहीं लगता कि ये डिजिटल रैली के बारे में जो समाजवादी पार्टी का रोना कह लीजिए से, ये जो रोना शुरू हो गया है, ये कहीं ना कहीं बहाना है? देखिए, ये मैं फिर से प्रारंभिक अपने बात में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, ये कोविड के समय में जो हमने पिछले 5 चुनाव हुए पिछले वर्ष, और उसमें जिस प्रकार से लोगों का आपने देखा, जिस प्रकार से तमाम जनता उसके अंदर परेशान रही, और फिर भारतीय जनता पार्टी का भी हमने शासन देखा। अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन दोनों लोगों की बातें मैंने बड़े गौर से सुनी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पहले 2.5-3 वर्ष, जो अभी 4 वर्ष 4.5 वर्ष बीते हैं, इनमें हमेशा काम करते रहे। इनके काम को कोरोना के काल में जनता ने देखा। कोरोना में किस प्रकार से लाशें बही, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली। ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मोदी जी के शासन में भी लोगों ने देखा है। मैं ये भी कहूंगा कि समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि लोकतंत्र की वो हिरावल दस्ता है, उन्होंने हमेशा लोकतंत्र की हिफाजत की है। तो इतनी हिफाजत की है इन्होंने कि जब TN शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो उस समय के मुख्यमंत्री के चुनाव श्री मुलायम सिंह जी चुनाव में उतरे हुए थे जसवंत नगर में, और उनके चुनाव को काउंटरमांड करना पड़ा। जिस प्रकार की लूट उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में, पुरानी बातें छोड़ दीजिए भदौरिया साहब, नया जमाना है, नया दौर है, नए दौर में नई बातें होती हैं और नई बातों का, क्योंकि इस वक्त कोरोना का संक्रमण है, तो क्या डिजिटल
और ये जो वर्चुअल रैलीज है, इसके अलावा कोई विकल्प है कि नहीं? संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अब कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगी इस वक्त इस दौर में जिससे हम गुजर रहे हैं, जहां कोरोना का इतना संक्रमण है और ओमिक्रॉन की जो इन्फेक्शन रेट है उसके बारे में सबको पता है कि वो बहुत तेज फैलता है। अगर वर्चुअल रैलीज का अनाउंसमेंट हुआ है, अगर इस तरह के जो हमारे, बल्कि हमने टाइम्स नाउ नव भारत पे ये मुहिम भी छेड़ी थी कि नो रैली, स्टॉप रैली, गो वर्चुअल, और ये चुनाव आयोग ने नोटिस किया है और रैलीज को 15 जनवरी तक स्थगित किया है और उसके बाद इसका रिव्यू होगा। क्या ये वक्त की मांग नहीं है? ये बिल्कुल वक्त की मांग है नाविका, मैं तो इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, हम लोग पिछले साल जब सेकेंड वेव के दौरान चुनाव हुए थे, जिसके बाद सेकेंड वेव पीक हुई बंगाल वगैरह में, तो सबने ये बात की, देखिए राजनीतिक दलों को कोई कंपैशन नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपने राजनीति में लगे हुए और इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं। सबकी आलोचना हुई प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड, सरकारी पक्ष में, विपक्षी नेताओं की, कि क्यों रैलीज कर रहे हैं जब सामने इतना बड़ा कोविड का संकट दिख रहा है। और अगर वही मिस्टेक दोहराई जाती तो मैं तो कम से कम जरूर खुल के कहता कि देखिए क्या मतलब है। सो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वर्चुअल रैलीज का, और लेट्स ऑल्सो फेस इट, आज 8 तारीख है और उन्होंने 15 तारीख तक के लिए अनाउंसमेंट किया है। अगर ईश्वर ने चाहा और गेट बेटर तो हो सकता है वापस पब्लिक मीटिंग्स आ जाएंगे। एंड इन एनी केस मुझे लगता है पब्लिक मीटिंग्स और ये रैलीज और जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, डोर टू डोर कैंपेन, ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत खास कैरेक्टर है जो इसको कलर देता है, ऑप्टिक्स देता है, राजनेताओं को मिलने का सीधे सीधे मौका देता है अपने मतदाताओं से। लेकिन उसके साथ साथ इनकी भी थोड़ा ओवर एस्टिमेशन है इन सब चीजों का, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं अपना माइंड बना चुकी होती है। और आज के दौर में आई थिंक वर्चुअल जो रैलीज हैं उसका बहुत सही बात कही आपने संजीव श्रीवास्तव जी, क्योंकि जनता जानती है, 5 साल सब कुछ देख चुकी है। और अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी पार्टी है जो लड़ सकती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सारे लड़ सकते हैं। तो अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस वक्त जो चुनाव की अनाउंसमेंट हुई है उसमें वर्चुअल रैलीज कहा है, रैलीज के साइज पर अगर कैप लगाया गया है और कहा है नुक्कड़ सभाएं बंद, आप डोर टू डोर जाइए, 5 लोग जाइए और अपनी पार्टी के बारे में बताइए लोगों को, तो इससे आप वाकिफ हैं, आपको ज्यादा लोगों को ले जाना भी नहीं पड़ेगा, खर्चा भी कम होगा, और आप डोर टू डोर अगर जाएंगे तो आप नागरिकों से फेस टू फेस मिल भी पाएंगे। तो ये अच्छी पहल है चुनाव आयोग की। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जो उसने किया है उसको सभी पार्टियों को अनुपालन करना चाहिए। उसने निष्पक्ष अगर चीजें की है, चुनाव आयोग ने जो कहा है सभी पार्टियों को उसका अनुपालन करना चाहिए। और कोरोना का काल वैसे ही चल रहा है। हम लोगों की डिमांड तो देश पहले है, जान पहले है, लोग पहले हैं, समाज पहले है, और चुनाव और सब चीजें बाद में है। चूंकि ये पूरा देश देख रहा है कि किसको जरूरत ज्यादा चुनाव, किसको ज्यादा जरूरत है, किस किस तरह के, हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों, किसी भी पार्टी के हो, हमारी पार्टी के हों, अदर्स पार्टी के हों, कम से कम लोकतंत्र में लोकतांत्रिक गरिमाओं का तो ध्यान रखा जाए। और खास करके कोरोना काल में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो नियम और रैली के लिए वो सबके लिए समान हो। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी के लिए कुछ नियम दूसरे हो, दूसरी पार्टी के लिए दूसरे हो, तीसरी पार्टी के लिए तीसरे हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में समानता का अधिकार है, और जब हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस और फ्रीडम ऑफ लिविंग देता है तो समानता का अधिकार ये भी कहता है कि सबके लिए समान व्यवहार, समान आचरण। तो आपको लग रहा है चुनाव आयोग ने पहले अनाउंसमेंट बाद में हुई और पहले आपने कह दिया कि वो फर्क कर रही है अलग अलग पार्टियों में? जनता को बताना चाहती हूँ, दर्शकों को, कि इस वक्त जो तस्वीरें चल रही हैं हमारे टेलीविजन सेट पर, हमारे चैनल पर, वो तस्वीरें हैं चुनाव आयोग के अधिकारी जो हैं उतरवा रहे हैं पोस्टर्स जो लगे हुए हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। और ये पोस्टर उतरवाए जा रहे हैं क्योंकि
अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो चुका है, तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, पोस्टर उतारे जा रहे हैं और जहां तक मुझे दिख रहा है कि हर पार्टी के उतारे जा रहे हैं। तो शहजाद पूनावाला, ये जो पहले से शुरू हो गया कि हर पार्टी के लिए समान हो, किसी के लिए अलग अलग ना हो, तो ये क्या पहले से डाउट मन में डालने की एक कोशिश? इसको मैं कहता हूं एलिबाई मेकिंग। एलिबाई तब बनाना पड़ता है जब आपको हार के लिए एक भूमिका तैयार करके रखनी पड़ती है। नाविका जी, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं में चयनात्मक कंडीशनल कमिटमेंट हमेशा दिखाया। अगर ये पंजाब में चुनाव जीते, ईवीएम बड़ा अच्छा है, दिल्ली में चुनाव जीते, ईवीएम बड़ा अच्छा है, बंगाल में चुनाव जीते, ईवीएम बहुत अच्छा है, परंतु अगर चुनाव कहीं और हार जाए उत्तर प्रदेश में, ये ईवीएम खराब है। अब ये बोलेंगे रैली खराब है। नाविका जी, आप मीडिया में इतने वर्षों से रही है, एक ये डेमोक्रेटिक मीडियम है, सोशल मीडिया, उसमें हर एक व्यक्ति जिसके पास एक स्मार्टफोन है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के, इनका आरोप कल तक क्या था कि मीडिया किसी के साथ है, संसाधन किसी के साथ है, वो किसी के साथ है, ये किसी के साथ है। आज तो आपके पास एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है वर्चुअल रैलीज के जरिए, जितने लोगों को आप रीच कर सकते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि आज आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता और इसीलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है जब एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन वर्चुअल रैलीज की अनाउंसमेंट करती है। और वैसे ये कोविड एक्सपर्ट बनेंगे, ये दिन में कोविड एक्सपर्ट बन के घूमते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस पार्टी, परंतु कोविड के लिए जो प्रिकॉशन लिया गया है उसका विरोध भी करेंगे। इसीलिए महाराष्ट्र में देखिए आज क्या हालत हो रही है। तो मैं इनसे जरूर कहूंगा कि कंडीशनल कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी मत कीजिए। ये लोकतंत्र है, परिवार तंत्र नहीं है। परिवार हित नहीं हुआ इसका मतलब कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, ऐसा मानने की भूल मत कीजिए। मैं अजीज खान साहब से पूछना चाहती हूं। अजीज खान साहब, पहले से ही अगर आपको ऑब्जेक्शन होने लग जाएगा, पहले से ही सवाल उठने लग जाएंगे कि चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं संदेह डालने की कोशिश है। और मेरा सवाल आपसे इस वक्त है कि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, चैनल पर तस्वीरें चल रही हैं, लाइव आ रही हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, वहां बीजेपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर है, उसे भी उतारा जा रहा है। तो कहां से सबसे पहले आप शुरू करते हैं? उस पायदान से जहां डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यानी कि अलग अलग ट्रीटमेंट डिफरेंट पार्टीज का, आप पहले से ही आपने एक धारणा अपने मन में बना ली है कि अलग अलग कुछ होने वाला। देखिए नाविका जी, धारणा बना नहीं लिया है, ये कहीं ना कहीं बनाया गया। अगर वाकई में निष्पक्ष चुनाव होगा तो ये तो बहुत सुंदर बात है और मुझे लग रहा है कि वैधानिक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया पे हम लोग विश्वास रखते हैं। एक बात देखिए, ये सवाल कहां से खड़ा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। देखिए, पंचायत चुनाव हुआ और पंचायत चुनाव में किस कदर आप देखिए तो लोगों को नामांकन तक नहीं करने दिया, किस कदर शासन सत्ता के साथ मिल करके, किस कदर ये डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे थे, लोगों को नामांकन नहीं करने दे रहे थे, घर में देखिए लोगों को कैद कर दिया था और कहीं ना कहीं बीजेपी की रैलियां हो रही थी, तमाम तरीके का प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय था। और वहीं पर हम लोग शिकायत करते रहे, विपक्ष शिकायत करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे संज्ञान नहीं लिया। इसलिए सवाल खड़ा होता है, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल वहां खड़ा होता है कि जहां पर एक महिला की साड़ी खींची जाती है, तो सवाल वहां खड़ा होता है कि लोगों को नामांकन नहीं करने दिया जाता है। हम उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग बेहतर काम, अजीज खान साहब, संतरों की तुलना सेबों से मत करिए, और डोंट कंपेयर ऑरेंजेस एंड एप्पल्स टुगेदर, क्योंकि जो पंचायत चुनाव हैं वो स्टेट की इलेक्शन कमीशन कराती है, चुनाव आयोग नहीं कराता। यहाँ चुनाव आयोग का कॉन्स्टिट्यूशनल एक संस्था है जो चुनाव करवाती है और आज से नहीं करा रही है, कई दशकों से ये चुनाव करा रही है। तो पहले ही संदेह पैदा करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है नर्वसनेस की डिस्प्ले है। और शांतनु गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आपको ये लगता है कि इनके मन में सचमुच का संदेह है या ये चुनाव में जाने से पहले ही नर्वस हो रहे हैं? पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा जी और उनकी पूरी टीम को नमन करना चाहूंगा, जितने विस्तार से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी।
लेकिन मैं एक उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जितने भी लोग कैंपेन कर रहे हैं और जितने भी लोग चुनाव लड़े वो भी डबल वैक्सीनेटेड होने चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं पॉइंट इन केस कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जो मेरे ख्याल से डबल वैक्सीनेटेड तो गया, वो तो बीजेपी की वैक्सीन और अपने साइंटिस्टों की मजाक बनाते हुए उन्होंने एक भी टीका नहीं लगाया। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने टीका नहीं लगवाया उसको चुनाव प्रचार से और चुनाव लड़ने से भी रोकना चाहिए, पहली बात। जहां तक संसाधनों की बात आती है, मेरे ख्याल से एक लाख लोगों की रैली कराना और अपना एक यूट्यूब वीडियो बनाकर 1 लाख लोगों तक पहुंचाना, मुझे लगता है कि वो ज्यादा आसान है और संसाधन की कम जरूरत पड़ेगी यूट्यूब से 1 लाख लोगों तक पहुंचाना। जबकि 1 लाख लोगों को जुटाना, माइक, तंबू, टेंट सब लगाना मेरे ख्याल से वो ज्यादा खर्चे का काम है। तो मुझे तो लगता है ये कम खर्चे का काम है। कि अगर आप 1.5 साल का कोरोना का समय देखें तो उस समय पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, वो अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से लगातार कनेक्टेड रहे। तो जो पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो उनको प्रणाली पता है कि कैसे जूम से कनेक्ट होना है, कैसे गूगल मीट से कनेक्ट होना है। तो ये प्रणाली उन्होंने 1.5 साल में अपने सबको ट्रेन कर दिया है, तो अब उसकी वो एडवांटेज लेंगे। और मैं भी डेटा देख रहा था, बहुत सारे लोग हैं, करीब 7.5 करोड़ लोग फेसबुक पे है नाविका जी, उत्तर प्रदेश से। करीब 9.5 करोड़ लोग गूगल के एक्टिव यूजर हैं इन एनी गिवन पर्टिकुलर मंथ, गूगल के एक्टिव यूजर हैं उत्तर प्रदेश से। और छोटे छोटे जिलों को हम देख रहा था, गोंडा से, सुल्तानपुर से 3-3, 4-4, 5-5 लोग हैं। जो बड़े जिले हैं, मेरठ में करीब 20 लाख लोग फेसबुक पर हैं, गोरखपुर में 25 लाख लोग फेसबुक पर हैं, बस्ती जैसा छोटा जिले में 5.5 लाख लोग फेसबुक पर हैं। तो मेरे ख्याल से इसके माध्यम से अगर लोग पहुंचेंगे, और अखिलेश जी भी एक दिन में 3-3, 4-4 ट्वीट करते हैं, तो मेरे ख्याल से सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि किसी के लिए लेवल फील्ड, हाँ किसी ने अगर मेहनत ज्यादा कर ली है कोरोना टाइम में उसके लिए एक एज जरूर होगी। लेकिन मैं अपना पॉइंट दोहराना चाहूंगा कि जो डबल वैक्सीनेटेड बिल्कुल। और हमने पिछले सप्ताह एक सर्वे किया था, और इस सर्वे में जो ट्रैकर है जो हमारा चलता रहता है, वो ट्रैकर में हमने यही रीजन्स देखे थे, यही सेक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश जिनका आकलन किया था। पश्चिमी यूपी से इस बार भी चुनाव शुरू हो रहे हैं, और पश्चिमी यूपी में 1 जनवरी को जो नंबर थे हमारे 57 to 60 सीट्स हमारे सर्वे में आई थी बीजेपी को, 38 सीट तक, 35 से 38 तक समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी 1, कांग्रेस को 1 या 2 और अन्य को 0। अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो इलाका माना जाता है जहां सबसे ज्यादा किसान आंदोलन हुआ, 80 सीटों से कहीं ना कहीं 60 सीटों तक जरूर बीजेपी नीचे उतरी है, पर फिर भी उनका जो इस वक्त वजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो कहीं समाजवादी पार्टी अभी इतना मिटा नहीं पाई है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आज 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक, जब पहला फेज पोलिंग का होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या इसमें समाजवादी पार्टी ये जो बढ़त है बीजेपी की, इसको मैच कर पाएगी, पार कर पाएगी? देखिए नाविका जी, आपका बहुत बड़ा चैनल है और मैं इस चैनल पर दावा करता हूं, और ये रिकॉर्ड कर लीजिए, 10 मार्च को फिर डिबेट करें। ये 80 कह रही हैं आप ना, 97 में ये 8 सीट नहीं पाएंगे, ये मैं दावा करता हूं, और इसको नोट कर लीजिए आप। क्योंकि जिस तरह किसान दौड़ा के मार रहा है, अभी उन्नाव में कैसे थप्पड़ मारा, मोहब्बत से, प्यार से देखा आपने कैसे किसान ने थप्पड़ मारा है। आज किसान की क्या स्थिति है, किसान किस कदर नफरत करता है इनकी नीतियों से। तो पश्चिम, खासतौर से उत्तर प्रदेश में पश्चिम जो है, पश्चिम में किस कदर बीजेपी के लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं लोग। अभी संगम लाल जी का वाकया नहीं पता आपको, सांसद जी को गांव से लोगों ने दौड़ा लिया, किस तरीके से काली दूसरी गाड़ियों पे पोती जा रही है विधायकों को। तो जो लोग चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे थे, जो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, वो वोट देंगे। आप नाविका जी बताइए जरा इस बात को। देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी तरफ, चाहे मैं क्या बताऊंगी, शहजाद पूनावाला जी जवाब देंगे। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं मोहब्बत से मारा था किसी ने, किसान लीडर ने, और किसानों ने मोहब्बत से मारा था। वो फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ गया कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो ये जो मोहब्बत से थप्पड़ मारने की बात बता रहे हैं, आप इन्हें जवाब दीजिए शहजाद।
देखिए ऐसा है, पहले तो अजीज़ कुरैशी जी को मैं बता दूं कि ये तो नोट कर दिया गया है और आप राजनीति छोड़ देंगे अगर 8 सीट से ज़्यादा मिली तो मुझे लगता है कि अच्छा आपने एक दावा यहाँ पे किया है, उसको हम टेस्ट करेंगे 10 मार्च को, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना। अब देखिए बीच में मत बोलिए अजीज़ कुरैशी जी, आपने दावा कर दिया है। नहीं, आपका दावा रिकॉर्ड हो चुका है, अब चिंता मत कीजिए। आप 10 तारीख को राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अरे ये क्या तरीका है? अब देखिए पीछे जा रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं। अजीज खान साहब है, अजीज खान साहब है, शहजाद पूनावाला अजीज खान साहब है, अजीज खान साहब है। अच्छा, मुझे गलती से निकल जाता है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा, ऐसे निकल जाता है। ठीक है। अब अरे अजीज कुरैशी से इतनी नफरत है क्या आपको? अजीज खान से गलती से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए माफी चाहता हूं। देखिए ऐसा है नाविका जी कि चलिए, अब मैंने आपको अजीज कुरैशी कहा, उसमें क्या कम्युनल हो गया? बहरहाल मतलब आप कह रहे हैं अजीज कुरैशी जो फॉर्मर गवर्नर है वो कम्युनल है। चलिए एनीवेज, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि लोग तो अभी ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है 10 मार्च सपा साफ, लोग कह रहे हैं, और ये इसलिए कह रहे हैं, ये किसानों की बात कर रहे हैं। इनसे पूछे, इन्होंने 10 वर्ष में इन्होंने और बसपा ने मिलकर जितना गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया, हमने 4 साल 1,50,000 करोड़ का भुगतान किया। इन्होंने 1 फूटी कौड़ी किसानों की कर्ज नहीं माफ की, हमने 36,000 करोड़ माफ कर दिए। इन्होंने जितना खरीद गेहूं का और धान का किया 10 साल में, उससे ज्यादा खरीद हमने 4 साल में किया। 220 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा खरीद हमने किया। इन्होंने 1 रुपया किसानों को नहीं दिया जो हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया 2.5 करोड़ किसानों से ज्यादा को। तो आज ये जब बात करते हैं, इन्होंने 31 चीनी मिलें बंद करवाई, हमने कोरोना काल में चीनी मिलें चालू कर उनको किसानों को रिकॉर्ड प्रोडक्शन चीनी का करवाने का काम किया। तो आज किसानों की बात तो ना करे कम से कम अजीज खान साहब, और अजीज खान साहब ये बताए कि अगर किसान इतना काम किसानों के लिए किया तो कभी जिन्ना को याद, कभी तालिबान को याद क्यों कर रहे हैं? और आज आपको आजकल सपने में श्री कृष्ण भी आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण आ रहे तो अजीज खान साहब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा मथुरा में? आप बनाना चाहते हैं, हाँ या ना? क्योंकि बर्ग साहब ने कहा कि मंदिर तो बनेगा नहीं, हम मुसलमान उतर जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे अगर मंदिर बनाने की सोची। तो चलिए मुझे बताइए, आप अधिकृत प्रवक्ता है अखिलेश यादव जी की पार्टी के, भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए मथुरा में, हाँ या ना? देखिए शहजाद जी, 2-3 बातें। आपने कहा 10 मार्च सपा साफ, वो राइम बैठा नहीं, राइम मैं बताता हूं। अरे भव्य कृष्ण मंदिर बने, हाँ या ना? सुनिए ना मेरी बात, आ रहा हूं मैं उसी मुद्दे पर आऊंगा, उसका भी जवाब दूंगा। 10 मार्च को भव्य कृष्ण मंदिर बने, हाँ या ना? सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए ना मेरी बात, बीजेपी गई, मेरी बात सुनिए। 10 मार्च को रिजल्ट आई और बीजेपी गई, एक बार सुनिए बात। हम ये जानना चाह रहे हैं जो भव्य मंदिर बने या ना बने? अरे सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना मेरे दोस्त, सुनिए। कहां से चुनाव लड़ेंगे? कहीं सुरक्षित सीट मिल पाया? कहीं है बचाओ? 5 साल से जगह ढूंढ रहे हैं योगी जी कि चुनाव लड़ूं कहां से, कहीं निर्धारित नहीं हो पा रहा है। कहां से चुनाव लड़ेंगे जरा बता दीजिए मुझे। कहीं तय हो पाया कोई सुरक्षित सीट या नहीं तय हो पाया? पहली बात मैं कह रहा हूं, आज योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़े, मथुरा से लड़े, अयोध्या से लड़े, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था हर जगह पीछा करेगा। उत्तर प्रदेश में ही मथुरा है, ये ध्यान दीजिएगा, और उत्तर प्रदेश में ही गंगा में लाशें बही है, उत्तर प्रदेश में ही 3 से ढका गया है लाशों को, उत्तर प्रदेश में सही। और इस मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बने या ना बने? अनाथ लोगों को छोड़ा था अजीज जी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर चाहते नहीं चाहते? आप योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, वो तो मैं शहजाद पूनावाला से पूछूंगी कि कहां से लड़ रहे हैं और कौन सी सुरक्षित सीट है या नहीं है, पर आप बता दीजिए सांसद अखिलेश यादव जी कहां से लड़ेंगे? लड़ जाएंगे, वो तो कहीं से भी लड़ जाए, गोरखपुर से लड़ जाएंगे तो भी हरा देंगे योगी जी को, जहां से लड़ेंगे वहीं से हरा देंगे। आज उनका तो जनसैलाब उनकी तरफ पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। हमारे साथ इस वक्त 1 मिनट का आपसे 1 मिनट आपको इंटरप्ट, हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। दिनेश शर्मा जी नमस्कार। चुनाव का बिगुल बज चुका है और वर्चुअल रैलीज हुआ करेंगी और कोविड की तमाम वहां पर अनाउंस हो गई हैं
कॉल्स जो करनी पड़ेंगी, रैलीज बैन हो जाएंगी। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये आधुनिक समय का आधुनिक इलेक्शन पोल होगा, इसमें बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी किसका कितना रुतबा रहेगा लोगों के बीच? देखिए, जहां तक बीजेपी का किसी से मुकाबले की अगर आप बात कर रही हैं, तो बीजेपी पूरे 430 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसका कहीं पर मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से है, कहीं कांग्रेस से है, और कहीं उसका एमआईएम से है, और कहीं उसका समाजवादी पार्टी से या लोकदल से है। तो बीजेपी 430 सीट पर लड़ रही है, और ये सारे दल अलग अलग जगहों पर या तो आपस में लड़ रहे हैं या कहीं कहीं वो बीजेपी के मुकाबले में सीधे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, आज की जो स्थिति है कि विपक्ष जिस प्रकार से 1.5 साल के कार्यकाल में कोरोना संक्रमण काल में जिस प्रकार से वो जनता की सेवा के बजाय नादारत रहा, और बीजेपी का संगठन जो है सेवा ही संगठन के नाम से काम करता रहा, कार्यकर्ता गांव गांव जाते रहे, शहर शहर गलियों गलियों जाते रहे। 78,000 जो निगरानी समितियां थी वो कोरोना के संक्रमण में काम करती रही। उसका आज परिणाम ये है कि चुनाव के 15-20 दिन पहले या महीना भर पहले कुछ दल जब बाहर निकल कर आए हैं, तो अब उनको चुनाव में जो घोषणा होने के बाद जाने में निश्चित रूप में भय लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल तक जनता के बीच में रही है, इसलिए वो अपने विकास कार्यों के साथ में वो चुनाव के मैदान में है। विकास हमारा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर हम चुनाव के मैदान पे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है और अखिलेश यादव का कहना है कि बड़ी पार्टियां, आपकी बड़ी पार्टियों के पास संसाधन ज्यादा हैं। उनकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, छोटी पार्टी है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वर्चुअल रैलीज कर सकें। दिनेश शर्मा जी, ये जो तर्क है ये भी तो कहीं ना कहीं सही है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि ये डिजिटलाइजेशन का जो चक्र चला है विगत 7 वर्षों पे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने गांव गांव सड़क सड़क ये पहुंचाया है, डीपीटीसी का सिस्टम आज पूरे गांव में है। बैंक सखी आज गांव गांव में पैसे का ट्रांजैक्शन कराने के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। जिस प्रकार से वर्चुअल टीचिंग या शिक्षण कार्य हुआ है, गांव से लेकर और शहर तक के लोग उससे बिल्कुल अभ्यस्त बने हैं। तो अब ये कह देना कि अब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से या वर्चुअल किसी प्रकार का संवाद की जो कमी है, ये पूरी तरीके से कमी नहीं, कहीं हो सकता है कमी हो, लेकिन जिस प्रकार से जब कोरोना का संक्रमण काल मार्च 2020 में आया था, उस समय लग रहा था कि हमारे शिक्षा के जो सत्र हैं वो अनियमित हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने वर्चुअल टीचिंग का कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं किया था। लेकिन जनता ने और क्षेत्र के लोगों ने, शिक्षकों ने और छात्रों ने जिस प्रकार से वर्चुअल टीचिंग को अडॉप्ट किया, आज एक विकल्प के रूप में वो सामने आई है। ये पहली बार आजादी के बाद में कहना है आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास पैसा बहुत है, आप एलईडी स्क्रीन लगा सकते हैं, इतने पैसे समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, ये अखिलेश यादव का कहना है। तो ये तो साधनों की लड़ाई है, पैसों की लड़ाई है, किसके पास कितना पैसे का रोब है, इसकी लड़ाई है कि आप मुझसे क्या कहलाना चाह रही हैं। आज जनता कह रही है, जनता जानती है कि पैसे किसके पास ज्यादा है, किसके पास ज्यादा नहीं है। मैं उस तर्क और वितर्क में कुतर्क में नहीं पड़ना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमेशा सबसे कम खर्च में चुनाव लड़ते हैं, ये सब जानते हैं, और भाजपा के ज्यादातर कार्यकर्ता ऐसे या प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिन पे किसी प्रकार के आपराधिक मुकदमे ना के बराबर या बिल्कुल नहीं होते हैं, और उनको कम दामों पर चुनाव लड़ने का जो रिकॉर्ड है वो बीजेपी का ही है। कम जो पैसों में चुनाव लड़ने का जो रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है। इसलिए इस प्रकार के तर्कों से मैं सहमत नहीं हूं, और मैं इतना कह सकता हूं कि अपनी पराजय को कोई भी दल किसी भी शब्दों में परिभाषित कर सकता है, कोई कमी बता सकता है। कभी ईवीएम खराब हो गई थी, ये भी कहा गया, कभी सरकार ने बेईमानी करा ली, ये भी कहा गया, लेकिन 2017 में हमारी सरकार नहीं थी, हम जीते थे। 2019 में हम पूरी तरीके से राजस्थान से लेकर और जहां जहां हमारी सरकार नहीं थी वहां भी हमने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था, सुपड़ा साफ हुआ था लोगों का। तो ये तब से लेकर उपचुनाव से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव तक जो हमारी विजय यात्रा है, वो विजय यात्रा अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है, और मुझको लगता है कि पिछला जो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का है जीत का, वो भारतीय जनता पार्टी स्वयं तोड़ेगी,
और जो विपक्ष का पिछला रिकॉर्ड है, जो उनका अपना द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी पे आज प्रेडिक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, आज प्रेडिक्शंस रिकॉर्ड हो रही है। दिनेश शर्मा जी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में? पिछला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी अपना तोड़ेगी और 300 से ऊपर का जो है पिछला जो रिकॉर्ड है उनका वो तोड़ेगी, और विपक्ष अपने उन अंकों को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और आज मैं ये कह रहा हूं कि अभी से आप तय कर लीजिए कि दूसरे नंबर पे कौन पार्टी होगी, अभी ये तय नहीं है। बीजेपी नंबर 1 पे है, ये तय है। दूसरे नंबर पे कौन पार्टी आएगी ये अभी तय नहीं है, और एमआईएम को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि बहन जी की पार्टी और कांग्रेस का भी, आप कह रहे हैं बहन जी और राहुल गांधी पार्टी का भी चांस है दूसरे नंबर पर आने का? वैसे मैं दूसरे शब्दों में बयान करता हूं कि ये दल अलग हैं, झंडे इनके अलग हैं, नीति और निर्धारण इनका एक है, उद्देश्य इनका एक है, और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्याशी ऐसा खड़ा करते हैं जो बीजेपी के वोट काट जाए। सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ चुकी है, सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ चुकी है, सपा और बसपा और कांग्रेस तीनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं और वो चुनाव हार चुके हैं। इस बार वो अलग अलग जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आपसी गठजोड़ अप्रत्यक्ष रूप में दिखता है। आज इन तीनों को जो बैलेंस, जो विपक्ष के तीनों बड़ी पार्टियां हैं, इनको बैलेंस करने का काम, जो काम ये लोग खुद करते थे किसी प्रकार से अल्पसंख्यकों के प्रति उनको उद्वेलित करने का, वो काम आज वो ओवैसी के माध्यम से करा रहे हैं, आज एमआईएम के माध्यम से करा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इनकी रणनीति बदली है, चुनाव चिन्ह बदला है, लेकिन इनके दिल और दिमाग एक है, इनका उद्देश्य और सिद्धांत एक है। और मैं समझता हूं कि चुनाव में ये जनता समझ चुकी है, और पिछली बार की तरीके से पिछली बार भी प्रेडिक्शंस होते थे, तब मैंने कहा था कि 300 का आंकड़ा पार करेंगे और विपक्ष जो है वो 3 इकाई का अंक प्राप्त नहीं करेगी। अब की मुझे लगता है कि बहुत से दल ऐसे होंगे जो 2.5 का अंक प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे। दिनेश शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बहुत सी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि चुनाव अब आ गया है। एज स्पोर्ट्स में सब कहते हैं मे द बेस्ट टीम विन। पूछना चाहती हूँ सुरेंद्र भदौरिया जी, दिनेश शर्मा जी तो चुनौती दे गए हैं कि शायद सपा का दूसरा नंबर भी नहीं आएगा, और इस चुनौती को आप किस तरह देखते हैं भदौरिया जी? देखिए, सभी पार्टियां दावा कर सकती हैं नतीजा आने तक कि उनका क्या परिणाम आएगा चुनाव का, और वो निस्संदेह केवल वही सरकार बनाएंगे, अप्रत्याशित वोटों से जीतेंगे। ये सब दावे हमने पिछले 4 दशकों में कई बार सुने, और चुनाव के परिणाम भी अलग आए। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और सबको मात करते हुए बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। मैं ये भी कहूंगा इस बार आपकी इस बहस के अंदर कि चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। उसका कारण है कि बहन मायावती जी को कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश की जनता अव्वल समझती है, और आप स्वयं जाकर किसी से सर्वेक्षण करवा लीजिए, खुद भी पूछ लीजिए, और आपकी टीम हर जगह है। इसी प्रकार विकास का काम हो, इसी प्रकार अन्य जो है हमने सेवाएं दी हैं, शिक्षण की और स्वास्थ्य की, ये सारी सेवाएं हमने दी। यहाँ तक कि ऑक्सीजन का प्लांट, जो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था योगी जी के शासन में, एकमात्र प्लांट लगा, वो भी नोएडा में बहन मायावती जी के शासनकाल में। राजनीतिक दलों को वोटों का ऑक्सीजन चाहिए। और अजय वर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि वोट का ऑक्सीजन किसको मिलेगा? क्या अखिलेश यादव आगे रहेंगे या राहुल गांधी? देखिए, अभी डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे, इतनी अच्छी तरीके से कह रहे थे कि साहब हम AIM सेकंड रह सकती है। तो हम कहते हैं कि इनकी बी टीम है, आपस में एक दूसरे को ये लोग आगे पीछे बताएंगे। उत्तर प्रदेश पूरा देख रहा है कि महंगाई के मसले पर, भूखमरी के मामले पर, कोविड के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में, छोटे व्यापार खत्म करने के मामले में, और इस प्रदेश में अव्यवस्थाओं का माहौल, इस प्रदेश में बड़े व्यापार को बढ़ाने का माहौल, इस प्रदेश में नौकरी खत्म करने का माहौल, शिक्षकों की चुनावों में मारे गए, उनको माना नहीं गया, किसान मारे गए, किसानों पर अत्याचार हुए। इन सारे मुद्दों पर पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया था। आपने देखा कोयला 6
24,000 हो गया। इन सारे मुद्दों पर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। इनके यहाँ बैठ के रटे रटाए वाक्य हैं। आपने भी नाविका जी, चलिए, तो फिर मन बना चुकी है तो रैली ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्रिडिक्शन का दौर चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूं संजीव श्रीवास्तव जी, अभी का जो रुख है आपको क्या नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 10 मार्च को क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है? और जर्नलिस्ट कहीं भी बैठते हैं, आप और हम जैसे पत्रकार जहां भी बैठते हैं, चाय के ऊपर चर्चा यही करते हैं कि किसकी कितनी तकरीबन सीटें आएंगी। तो आज चाय की चर्चा वाला प्रिडिक्शन क्या है आपका? यूपी पे प्रेडिक्शन करना सच में मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन ये बात सब कह रहे हैं, मैं अभी तक उत्तर प्रदेश गया नहीं हूं एक बार भी पिछले कुछ महीनों में, कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कांटे का और अच्छा मुकाबला दे रहे। नंबर 2, मतलब मैं कम से कम एक बात से असहमत हूं कि जो पूर्व अभी उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि वहां पे क्लियरली जो योगी वर्सेस अखिलेश का मुकाबला लग रहा है अभी इलेक्शंस में, जो हम पढ़ रहे हैं। बाकी पार्टीज अपेक्षाकृत हाशिए पे लग रही हैं, लेकिन भदौरिया जी भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि बीएसपी में एक सरप्राइज थ्रो करने की क्षमता है। उसका कोर वोट बैंक अभी तक उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है, ये 2022 के चुनाव एक बार काफी निर्धारित रूप से ये तय करेंगे कि क्या सच में उनका बेस साफ हो गया है, जैसे कई राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, या उनका कोर बेस उनके साथ जुड़ा हुआ है अभी भी। ये नतीजे साबित करेंगे। कांग्रेस की स्थिति हम सबको मालूम है कि वो सिंगल डिजिट्स में रहने वाली पार्टी है, बट कितना स्ट्रेटेजिक अगर सच में मिलते हैं, मुझे नहीं लग रहा अभी तक कि मिल रहे हैं, क्योंकि काफी कटुता है अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच इलेक्शंस को लेके, जिस तरह की बातें चल रही हैं जो हम दूर से सुन रहे हैं। सो कुल मिला के हाँ, यूपी के लड़के जब से बिछड़े हैं, दिल दोबारा मिले नहीं है, तो वहां पर तो कोई अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आ रही। मुझे भी लगता है कि दिनेश शर्मा जी जहां तक दूसरे पायदान पर कौन होगा इसकी बात में वो जरा एक इमोशनल कार्ड खेल गए। और शहजाद पूनावाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 300 पार करना बीजेपी के लिए दूसरी बार, जब एंटी इनकम्बेंसी है, कोविड का जो प्रभाव रहा पूरे राज्य पर, इसका भी इम्पैक्ट रहेगा, और बेरोजगारी मुद्दा बनी है कोविड में। बाकी कितनी थी कितनी है इस पर चर्चा चल सकती है, लेकिन कोविड काल की वजह से भी बहुत बेरोजगारी हुई है। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ऊपर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि 300 का आंकड़ा पार करना कहां तक मुमकिन होगा? योगी इज नॉट मोदी सब कहते हैं, और इज ही? ऐसा है नाविका जी, यहाँ पर हमारे साथ दो बहुत प्रसिद्ध विश्लेषक भी बैठे हैं, एक संजीव जी और एक हमारे शांतनु जी। वो दोनों भी यहाँ पर थे जब कहा गया 2014 में नहीं जीत तो जाएगी बीजेपी, पर कांटे की टक्कर होगी, इतनी भारी संख्या में नहीं जीत पाएगी। फिर 2017 का चुनाव आ रहा था, कई लोगों ने कहा देखिए हो सकता है अब इस बार बीजेपी ना जीत पाए, कांटे की टक्कर है। उस समय पर भी जो विरोधी थे सब साथ आ गए। फिर 2019 का जी, मैं आपको बस एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगी। सीनियर नेता उत्तराखंड कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरीश रावत जी उत्तराखंड से हमारे साथ हैं। हरीश रावत जी, बिगुल बज चुका है चुनाव का, मगरमच्छ का दौर खत्म हुआ और अब मछलियां वापस आ गई हैं तालाब में। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं उत्तराखंड में? आज राज्य भी और देश भी आपसे सुनना चाहता है। देखिए, कांग्रेस को इतनी सीट मिलेंगी कि हम बहुत सहजता के साथ एक स्थिर सरकार दे सकेंगे, और लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और परिवर्तन के ध्वजवाहक के रूप में लोग कांग्रेस को देखते हैं, और वो कांग्रेस को एक स्थिर सरकार देना चाहेंगे ताकि कांग्रेस का ठीक से परीक्षण हो सके। और कांग्रेस जो है, यहाँ की जो विकास जो पटरी से हट गया है, जो व्यवस्थाएं हावी हो गई हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, इन सब स्थितियों में सुधार ला सके। एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है उत्तराखंड में। 70 सीट में कितने का दावा है कांग्रेस पार्टी का? 70 में से कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी की? हरीश रावत जी, आज आपका प्रिडिक्शन रिकॉर्ड करेंगे और 10 मार्च को आपसे फिर बात करेंगे।
कितनी सीटें दे रहे हैं आप अपनी पार्टी को? ये सीट बताने का अहंकार केवल भाजपा को शोभा देता है। हम तो लोकतंत्र के विनम्र सेवक है, जितना दाता दे दे, लेकिन दाता से हमारी इतनी प्रार्थना है कि हे दाता 50 से कम मत देना, जो 2-4 बढ़ी देना। आपने कहा कि विनम्रता आपकी है, और हमने ये विनम्रता थोड़ी पंजाब में भी देख ली, जिसके इंचार्ज आप रहे हैं पहले। पंजाब की विनम्रता और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी, क्या यही सिखाकर आए थे आप पंजाब में? देखिए, पंजाब में बल्ले बल्ले स्टाइल रहती है, तो सिद्धू जो है उसी स्टाइल के प्रतीक पुरुष हैं, तो वो उस पर मैं कोई वो नहीं कहना चाहूंगा। बल्ले बल्ले स्टाइल में क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी बल्ले बल्ले होती है वहां पर? प्रधानमंत्री की सुरक्षा को हम राष्ट्रीय दायित्व मानते हैं। राज्य का और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों का दायित्व है, और दोनों एजेंसीज का दायित्व है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, कहीं कहीं पर चूक हुई है। वो चूक अकेले राज्य सरकार के स्तर पर नहीं हुई है, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के स्तर पर भी हुई है। अगर हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, वो क्यों नहीं एंटीसिपेट कर सके इस बात को? कुछ लोग जो है सड़क में आ सकते हैं जिस मार्ग से वो प्रधानमंत्री को लेकर के जा रहे हैं। आपने कहा सेंट्रल एजेंसीज की भी, यानी कि राज्य की स्तर पर चूक हुई, कम से कम ये तो आप मानते हैं ना? मैं यदि नहीं हुआ होता तो एसएससी को क्यों हटाया जाता, कुछ अधिकारियों को क्यों ट्रांसफर किया जाता? तो एक बात है, हम जिम्मेदार सरकार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई चूक हुई ही नहीं हमसे, इन्होंने लास्ट मिनट प्रोग्राम चेंज किया, तो वहां कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले हो गई। देखिए, राज्य सरकार से जो कुछ मांगा गया था, जो कुछ करने को कहा गया था, राज्य सरकार ने की, और चूक वहां पर हुई जब अंतिम समय में प्रोग्राम बदल दिया गया। और वो बदलने हुए प्रोग्राम के बाद जो है उसको सैनिटाइज करने के लिए यदि आधा घंटा प्रधानमंत्री और रुक जाते वहां, तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। लेकिन वो चल पड़े, और आपने देखा कि प्रधानमंत्री के काफिले के पास में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के कार्यकर्ता आ गए। तो इसका मतलब है जिस पार्टी, आपको लगता है इस बात का असर पड़ेगा पंजाब के चुनाव पर? जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लोग जानते हैं कि राज्य सरकार ने जो उसके दायित्व था, वो दायित्व को पूरा करना चाहती है। वो जानते हैं इसमें कोई राजनीति नहीं है, और वो जानते हैं यदि लैप्स है तो वो लैप्स दोनों का है। आखिर आईबी क्या कर रही थी, दूसरी एजेंसीज क्या कर रही थी जिनके ऊपर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व है? यदि वो इतना एंटीसिपेट नहीं कर पाए कि किसान गुस्से में है, किसान जो है रास्ते में आ सकते हैं, कुछ व्यवधान पैदा कर सकते हैं, तो फिर आईबी क्या करेगी? भाई आप मुझे बता दीजिए, आप तो इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, आप भी मेरा मार्गदर्शन करिए। आपकी वॉइस को पूरी इंडिया जो है बड़ी गंभीरता से सुनता है। तो ये आईबी को, मैं तो सिर्फ जर्नलिस्ट हूं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ सकती हूँ। मार्गदर्शन करना आप जैसे नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व मंत्रियों का काम है। मैं तो सिर्फ छोटी सी पत्रकार हूं, और मेरा सवाल पूछने का हक है जो मैंने आपसे पूछा। आप हमारे साथ जुड़े, हम बहुत आभारी हैं आपके। और 10 मार्च को शायद आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम आपके साथ फिर बात करेंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी। आप हमेशा स्माइल करते रहते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छी बात है। और मैं अपने पैनल पर वापस आती हूँ। शहजाद, आपको मैंने इंटरप्ट किया था। शहजाद माफ कीजिएगा, समय कम है, लेकिन इस वक्त कोई ऐसी पार्टी नहीं है, और ये मैं दर्शकों को बताना चाहती हूं कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने आप को नंबर 2 समझ रही हो। सबने दावा किया है कि वो नंबर 1 पार्टी है अपने अपने राज्य में, और सारी पार्टियां जीतने वाली हैं अगला चुनाव। दर्शकों, ये है जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ है, लेकिन रिजल्ट में क्या होगा, नतीजे जब आएंगे तब क्या होगा, हम आपको बताएंगे मार्च 10 को, क्योंकि मार्च 10 विद TN नवभारत, यही है इलेक्शन न्यूज का हेडक्वार्टर्स।
और यहीं पर मिलेंगी आपको सारी खबरें भी सबसे पहले और सारा विश्लेषण भी। आज इजाजत चाहती हूं मैं अपने सारे मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद लेती हूं। एक छोटा ब्रेक के बाद लौटते हैं क्योंकि 2 राज्य बाकी हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, उत्तराखंड और गोवा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। जाइएगा मत, छोटा सा ब्रेक, लौट कर आए।